हेलो एवरीवन। आज हम मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम ये देखें कि लागत है उसका क्या अर्थ होता है और लागत जो होती है वो कौन कौन से प्रकार की होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लागत के बारे में जानते हैं। लागत जो है एक कॉमन सा शब्द है जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन हम जो है इकोनॉमिक्स के अंदर जब लागत की बात करते हैं तो उसका जो अर्थ होता है वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है, जब भी वो किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का उत्पादन करता है तो उसे उस वस्तु या सेवा को उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, इनकी आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ उसे जो है गैर साधन जो आगत होती है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। गैर साधन आगतों के अंदर हमारे जो कच्चा माल है या ऊर्जा के जो संसाधन है, जिसमें बिजली हो सकती है, कोयला हो सकता है या डीजल पेट्रोल हो सकता है, तो उनकी उसी आवश्यकता पड़ती है। और ये जो कारक होते हैं उत्पादन के या साधन होते हैं उनकी सेवाओं के बदले में, और जो ये जो गैर साधन आगत होती है उनका प्रयोग करने के लिए उसे उनके स्वामियों को या उनके मालिकों को जो है पेमेंट करनी पड़ती है। यानी कच्चा माल कहीं से लेगा, वो कहीं से लेबर लेकर के आएगा, कहीं से पूंजी लेगा। इस प्रकार से जब वो उत्पादन के लिए आवश्यक हर प्रकार की आगत की व्यवस्था करता है तो उसे जो है वो फ्री में नहीं मिलती, बल्कि उसे जो है उनका दूसरों को भुगतान करना पड़ता है। तो जब इसके लिए वो मुद्रा के रूप में भुगतान करता है तो जो भी मुद्रा भुगतान की जाती है उसे हम जो है लागत कहते हैं। तो इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो मुद्रा व्यय की जाती है उसे हम जो है उत्पादन लागत कहते हैं। तो ये जो उत्पादन लागत होती है विशेष रूप से हम जो इसको जो है आर्थिक लागत बोलते हैं, क्योंकि लागतें और बहुत सारी प्रकार की होती है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर लागत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब आर्थिक लागत होती है। यानी वस्तु का प्रोडक्शन करने की के दौरान जो भी एक व्यक्ति को जो खर्चा आता है, जो व्यय होता है, उसे हम जो लागत कहते हैं। लागत की धारणा या लागत के प्रकार। लागत जो है वो अनेक प्रकार की होती है। तो आज हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि मुख्य रूप से लागतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले है मौद्रिक लागत। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मौद्रिक का मतलब क्या है कि मुद्रा के रूप में जो लागत आती है, यानी किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन व्यय करना पड़ता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन करेगा तो उसे कच्चा माल है, उत्पादन के साधन है, उनको खरीदना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उसके बदले में उसे जो धन व्यय करना पड़ता है उसको हम जो है मौद्रिक लागत कहते हैं। अक्सर जब हम लागत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आर्थिक लागत या मौद्रिक लागत का ही प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी सीधा लागत शब्द दिखाई देता है तो उसका मतलब मौद्रिक लागत है। तो मौद्रिक लागत का मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मुद्रा के रूप में व्यय करना पड़ता है उसे हम जो है मौद्रिक लागत कहते हैं। अब मौद्रिक लागत के अंदर मजदूरी है, ब्याज है, किराया है, कच्चा माल के है उसके ऊपर जो पेमेंट भुगतान किया जाता है, बीमा के ऊपर जो व्यय किया जाता है, टैक्स का भुगतान किया जाता है, ऊर्जा पर व्यय किया जाता है, यातायात पर व्यय किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो कोई लाइसेंस फीस है या कोई अन्य व्यय हो सकता है जिसको हम जो है आर्थिक या मौद्रिक लागत कहते हैं। अब मौद्रिक लागत की आप डेफिनेशन देखते हैं। हैंसन के अनुसार किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को जो कुछ मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो भी मुद्रा मुद्रा जो होती है व्यय करनी पड़ती है उस कुल व्यय को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। नेक्स्ट आता है वास्तविक लागत। अगर आप वास्तविक लागत का सीधा सा अर्थ देखें या किसी भी आम आदमी से हम पूछे कि वास्तविक लागत क्या होती है, तो कोई भी व्यक्ति सीधा सा जवाब देगा कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए वास्तव में जो लागत आती है उसे हम वास्तविक लागत कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर वास्तविक लागत जो होती है इसका बिल्कुल ही एक अलग मीनिंग है। तो इसके लिए हम जो है वास्तविक लागत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के जो साधन होते हैं उनके स्वामियों को अपनी सेवाएं देनी पड़ती है उत्पादन के दौरान। जैसे श्रमिक है वो वहाँ पर लेबर का कार्य करेगा, जो व्यक्ति अपनी पूंजी को दे रहा है उसे अपनी जो है मुद्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब उत्पादन के साधनों के स्वामी अपनी सेवाएं उत्पादन के
अंदर देते हैं तो उसके कारण उनको कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गर्मी में लगा हुआ है या अपने परिवार से दूर है, उसको दुख उठाना पड़ रहा है अपने परिवार से अलग रहने का, या त्याग करना पड़ रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसने मुद्रा दूसरे को पूंजी के रूप में दे दी और उसके बदले में ब्याज ले रहा है, लेकिन वो परेशान भी रहता है कि हो सकता है कल को उसकी मुद्रा वापस आए या ना आए, या कोई व्यक्ति जो है पैसे देने से मना कर देता है तो भी उसको परेशानी होती है, या जो वो मुद्रा दूसरे को देता है तो उसे त्याग करना पड़ता है कि उसने अपने मुद्रा का त्याग कर दिया है कुछ समय के लिए, उसके बदले में उसको ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार से उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान दुख, कष्ट, भय, परेशानी, त्याग आदि के रूप में जो लागत आती है उसे हम जो वास्तविक लागत कहते हैं। अब ये जो वास्तविक लागत होती है इसको मापना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति कितना दुखी है काम करके ये बताना मुश्किल है। एक व्यक्ति का पैसा नहीं आ रहा है, उसको कितना कष्ट हो रहा है ये बताना मुश्किल है, इसका माप करना मुश्किल है। तो ये जो वास्तविक लागत है, इस वास्तविक लागत को मापना मुश्किल होता है, इसलिए वास्तविक लागत को जो है इकोनॉमिक्स के अंदर कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी वास्तविक लागत का अर्थ क्या होता है ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। डेफिनेशन देखते हैं आप। डॉक्टर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए विभिन्न प्रकार के श्रम, इसे तैयार करने में लगी पूंजी के लिए बचत करने के लिए आवश्यक उपभोग स्थगन, कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी जब दूसरे को देता है तो उसके लिए पहले उसे बचत करनी पड़ती है, और अगर वो बचत करता है तो इसका मतलब उसे अपने उपभोग को एक बार स्थगित करना पड़ेगा। अथवा प्रतीक्षाओं में निहित सभी प्रयत्न और त्याग, कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी दूसरे को दे दी तो उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है कुछ समय के लिए, ताकि उसके बाद वो जो उसका कंजप्शन कर पाए, और उसे अपनी मुद्रा का त्याग कुछ समय के लिए करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन सब के रूप में जो है उसे जो त्याग है, जो प्रयत्न है, जो दुख कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसे जो है वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत कहते हैं। इसके बाद है लेखाक्रम या व्यावसायिक लागत। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जो साधन होते हैं और उत्पादन के जो गैर साधन आगत होती है। गैर साधन आगत का मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी को छोड़ करके उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जिन भी साधनों का कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है उसे हम गैर साधन आगत कहते हैं। और गिसावट व्यय के रूप में दूसरों को जो नकद भुगतान किए जाते हैं उसे जो है व्यावसायिक लागत कहते हैं। इसे निरपेक्ष लागत, प्रत्यक्ष लागत या स्पष्ट लागत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो है बाहरी व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है। ये उनको भुगतान उनके साधनों की सेवाओं के लिए, गैर साधन आगतों की सेवाओं के लिए, या कोई गिसावट हो गई तो उसको ठीक करवाने के लिए दूसरों को जो है नगद भुगतान किए जाते हैं। तो दूसरों को जो भी नगद भुगतान किया जाता है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उसको हम लेखाक्रम या व्यावसायिक लागत कहते हैं। आर्थिक लागत किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कुछ जो है बाहर से साधन और गैर साधन आगतों का प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो साधन और आगत होती है वो उत्पादक के स्वयं के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो उत्पादन कर रहा है, तो उत्पादन के दौरान कुछ पूंजी उसकी खुद की हो सकती है, कुछ पूंजी उसे बाहर से लेनी पड़ सकती है, कुछ मशीनें उसकी पहले से हो सकती है, कुछ वाहन उसके पहले से हो सकते हैं, कुछ वाहन यातायात के साधन है उसका उसे बाहर से जो है अरेंजमेंट करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो खुद के साधन होते हैं और जो बाहर के साधन होते हैं, उन सभी की जो लागत आती है उसको हम जो है आर्थिक लागत कहते हैं। अब बाहर के साधन होते हैं उनको तो व्यय किया जाता है, उसका तो हमने पता लगा लिया, लेकिन जो स्वयं के साधन होते हैं उनका प्रयोग उत्पादक करता है, तो उसके लिए वो उनका अनुमानित मूल्य निकाल लेता है। जैसे मान लीजिए एक ट्रैक्टर है, एक व्यक्ति अपनी फैक्ट्री के अंदर उसका प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी कितनी लागत आ रही है उत्पादन में? अगर वो व्यक्ति उस ट्रैक्टर का अपनी फैक्ट्री में प्रयोग नहीं करता, वो दूसरे के यहाँ काम के ऊपर ट्रैक्टर को लगाता, तो उसे जितने जो है पैसे प्राप्त होते, उतने का उसको नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब वो हालांकि उसे दूसरे को पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, लेकिन उसके पास में मुद्रा आ भी तो नहीं रही। इसलिए एक प्रकार से ये जो अवसर लागत है, तो खुद के व्यक्ति के जो साधन होते हैं, गैर साधन आगतें होती है, उनका जो मूल्य होता है कि अगर वो दूसरों के उत्पादन में उनका प्रयोग करता तो उसे कितनी आय प्राप्त होती, उसे हम जो है स्वयं के जो साधन है उनकी जो लागत के रूप में मापते हैं। तो इस प्रकार
ये जो आर्थिक लागत होती है इसके अंदर स्पष्ट लागतें और निहित लागतें शामिल होती है। स्पष्ट लागतें जो बाहर के व्यक्तियों को भुगतान किया जाता है, निहित लागतें जिसके अंदर अपने ही साधन जो होते हैं अपने ही उत्पादन के कार्य में लगाए जाते हैं, तो उसके कारण उसको जो अवसर लागत उठानी पड़ती है या उसको जो मुद्रा प्राप्त होनी थी वो नहीं होती, तो उसका उसको नुकसान होता है, तो उसे हम जो है निहित लागतें कहते हैं। तो ये आगे अपन स्पष्ट और निहित लागतों के बारे में डिटेल से आगे इसी आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आगे सामाजिक लागत। जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसके कारण पूरे समाज को कुछ लागत उठानी पड़ रही है। बेशक उन्होंने उस वस्तु का प्रोडक्शन किया हो या ना किया हो, वो उस वस्तु के प्रोडक्शन के अंदर शामिल रहे हो या ना रहे हो, उन्होंने उस वस्तु का उपभोग किया हो या ना किया हो, लेकिन कुछ कॉस्ट उनको भी उठानी पड़ती है जिसे हम सामाजिक लागत कहते हैं। इसमें समाज को जो लागत या हानि उठानी पड़ती है उसको फर्म कीमत में शामिल नहीं करती। तो इसमें जो है मुख्य लागतें शामिल होती है और प्रदूषण की लागत शामिल होती है। जैसे कोई फैक्ट्री है उसके कारण वायु प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण के कारण व्यक्ति जो है बीमार हो गया। अब बीमार होने के कारण उसको जो एक तो उत्पादन में जो है लॉस होता है, दूसरा उसको जो है डॉक्टर को या हॉस्पिटल के अंदर उसको जो है पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो क्या है, सामाजिक लागत है। अब एक व्यक्ति को एक फैक्ट्री के कारण जो प्रदूषण फैला उसकी वजह से उसको लागत आ रही है, लेकिन एक फैक्ट्री जो होती है उस लागत को कीमत में शामिल नहीं करती। इसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण है, उसके कारण जो है समाज को नुकसान उठाना पड़ता है, या भूमि प्रदूषण है, शोर प्रदूषण है, ये सब प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उसके कारण जो है समाज को जो लागत उठानी पड़ती है उसे हम सामाजिक लागतें कहते हैं। और मुख्य रूप से जो मार्केट फेलियर होते हैं उसके पीछे जो ये सामाजिक लागत ही जिम्मेवार होती है। आगे निजी लागत। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उत्पादन करने वाली फर्म को जो व्यय करना पड़ता है उसे निजी लागत कहते हैं। जैसे एक जो फैक्ट्री है उसने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, अब 100 यूनिट्स के लिए उसको जो है 1000 रुपये का जो कुल खर्चा करना पड़ता है, तो ये 1000 रुपये जो है वो उसकी निजी लागत है, क्योंकि ये उसने एक निश्चित मात्रा प्रोडक्शन करने के लिए व्यय किया है। तो जो सामाजिक लागत होती है उसके अंदर से अगर आप बाहरी लागतें निकाल दें तो वो जो है निजी लागतें बच जाती है, क्योंकि सामाजिक लागत जो होती है उसके अंदर निजी लागत प्लस में बाहरी लागतें शामिल होती है। बाहरी लागत आपने पीछे किया था जिसको जिसके अंदर जो बाहरी व्यक्ति होते हैं जिनको बिना किसी वस्तु के उत्पादन में योगदान के कारण ही जो है लागत उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से निजी लागत जो होती है सामाजिक लागत माइनस बाहरी लागतें होती है। डेफिनेशन मिलर के अनुसार निजी लागत वह लागत है जो किसी फर्म या व्यक्तिगत उत्पादक को अपने स्वयं के निर्णयों के कारण खर्च करनी पड़ती है। यानी उसने डिसीजन लिया कि भी मैं 100 वस्तु बनाऊंगा, एक श्रम में उसके अंदर लगाऊंगा, 2 कैपिटल में उसके अंदर लगाऊंगा, कितनी पूंजी कहाँ से लेऊंगा, तो उस सब के लिए उसको जो लागत उठानी पड़ती है, जो व्यय करना पड़ता है, उसे हम जो निजी लागत कहते हैं। आगे स्पष्ट लागतें। एक फर्म उत्पादन की क्रिया के दौरान बाहरी व्यक्ति जो होते हैं उनके जो साधन होते हैं और जो गैर साधन आगत होती है जिसमें कच्चा माल है या ईंधन की जो साधन है उनका प्रयोग किया जाता है, तो उनको जो उसे भुगतान करना पड़ता है उसे हम स्पष्ट लागत कहते हैं। तो बाहरी व्यक्तियों को उनके उत्पादन में योगदान के लिए चाहे वो साधन आगत के रूप में हो चाहे गैर साधन आगत के रूप में हो, जो भुगतान किया जाता है उसे हम जो स्पष्ट लागत कहते हैं। इनका भुगतान बाहरी लोगों को किया जाता है। परिभाषा लेफ्टविच के अनुसार स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं और वस्तुओं के लिए दिए जाते हैं। यानी बाहरी व्यक्तियों को जो भी नकद भुगतान किया जाता है उनके उत्पादन में योगदान के लिए उसे जो है स्पष्ट लागत कहते हैं। आगे निहित लागत। उत्पादन के साधनों के स्वामी उत्पादन में अपने ही साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने खेत के अंदर अपने ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहा है, एक जो दुकानदार है वो अपनी ही दुकान जो है उसके अंदर जो है दुकान कर रहा है, तो अपने ही साधनों का प्रयोग करता है, तो उसे जो है दूसरों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, किंतु वे उस अवसर से वंचित रह जाते हैं जिसमें यदि वे अपने साधनों को दूसरों को देते तो उनको आय प्राप्त
हो सकती थी। जैसे एक व्यक्ति अपने खेत में ट्रैक्टर से काम कर रहा है, उसे दूसरे को भुगतान नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उसको उस आय से हाथ धोना पड़ रहा है जो जितने समय तक अपने खेत में ट्रैक्टर चलाया उतने समय तक वो दूसरे के खेत में उसी ट्रैक्टर को चला करके आय प्राप्त कर सकता था। एक दुकानदार अपने घर के अंदर जो दुकान है उसमें काम कर रहा है, तो उसे उस किराए का नुकसान होता है, जो यदि वह स्वयं दुकान ना करता, दूसरे को दुकान किराए पर देता, तो जो उसको आय प्राप्त होती। तो इस प्रकार से ये जो अनुमानित लागत होती है जिसमें एक व्यक्ति अपने साधनों का प्रयोग करता है, तो उसमें अनुमान लगाता है कि अगर वो अपने साधन उत्पादन में उन साधनों का प्रयोग नहीं करता तो उसे कितनी आय प्राप्त होती दूसरे के उत्पादन में अपने साधनों को लगाने से, तो उसे हम जो है निहित लागत कहते हैं। तो इस प्रकार से निहित लागत जो होती है एक प्रकार से अवसर लागत ही होती है। डेफिनेशन लेफ्ट विच के अनुसार उत्पादन की निहित लागतें स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधनों की लागतें हैं, कि एक तो व्यक्ति के पास में खुद के साधन है, उनको लगा रहा है, या खुद अपने ही काम में लग रहा है, तो उसके कारण जो है उसको जो लागत होती है उसे हम जो है निहित लागत कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अवसर लागत की धारणा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है। हमें पता है कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, इसलिए जब उत्पादन के साधन का एक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम जो है कि एक वस्तु जो है एक्स का उत्पादन कर रहे हैं अपने साधनों को लगा करके, तो उसके कारण दूसरे विकल्प का त्याग करना पड़ता है कि हम जो है उसी साधन को लगा करके वाई वस्तु का भी प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन हमने जो है सारे के सारे साधन जो है एक्स वस्तु में लगा दिए, इसलिए हमें जो है वाई वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो त्याग किया है हमने वाई वस्तु, वो जो है एक्स वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है। तो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है, वही जो है पहली वस्तु के उत्पादन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्पादन के साधन का सर्वश्रेष्ठ विकल्प में प्रयोग किया जाता है हमेशा ही, यानी जिस उत्पादन के अंदर जो साधन होते हैं, जिस प्रक्रिया जिस वस्तु के उत्पादन में वो सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं, हम उस साधन को उसी वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं, और दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो है उसको हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक व्यक्ति एक्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एक्स में ही कर सकता है साधन, और दूसरा उससे कम जो उत्पादन है वो वाई का किया जा सकता है उसी साधन से, तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ विकल्प का तो प्रोडक्शन करेगा, और जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका उसको त्याग करना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका मूल्य है, वही जो है अवसर लागत कहलाती है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और देखेंगे जहाँ पर जो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर 1 एकड़ ज़मीन के अंदर चना बोया जाता है, तो वो जो है 10,000 रुपये का होता है, और अगर उसी ज़मीन के अंदर गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है तो गेहूं 12,000 रुपये की होती है। अब बताइए इसके अंदर एक किसान जो है वो चने का प्रोडक्शन करेगा या गेहूं का प्रोडक्शन करेगा 1 एकड़ के अंदर? हो सकता है कि भी वो कोई और फसल बो रहा हो, जौ, और जौ जो है वहाँ पर 8,000 रुपये के होते हैं। तो बताइए 3 विकल्प है उसके पास में, गेहूं बो सकता है, चना बो सकता है और जौ बो सकता है। अब एक व्यक्ति जो है अगर विवेकशील व्यक्ति है तो वो जो है सबसे ज़्यादा जिस उत्पादन के अंदर उसको आय प्राप्त हो रही है, या सबसे ज़्यादा जिस वस्तु का उत्पादन उस साधन के द्वारा किया जा सकता है, उसके अंदर जो है अपने साधन को लगाएगा, यानी ज़मीन का प्रयोग गेहूं के प्रोडक्शन के लिए करेगा। अब अगर वो गेहूं के प्रोडक्शन के लिए ज़मीन का प्रयोग कर रहा है तो उसे चने का त्याग करना पड़ेगा, यानी द बेस्ट उसने यूज कर लिया, और जो सेकंड बेस्ट है यानी दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका त्याग करना पड़ता है। तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का जो त्याग किया जाता है उसका जो मूल्य होता है, वही जो मूल्य होता है वो एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है। यानी गेहूं 12,000 रुपये की गेहूं के उत्पादन की जो अवसर लागत है वो 10,000 रुपये के चने का उत्पादन है। अक्सर हमारे पास में जो है लगातार यही जो है अवसर लागत का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। जैसे आपके सामने ऑप्शन था कि आप जो इकोनॉमिक्स ले सकते हो, आप जो हिस्ट्री ले सकते हो, तो आपने जो बेस्ट ऑप्शन चूज किया कि आपने इकोनॉमिक्स ली, इसलिए आपको जो है सेकंड बेस्ट जो आपके लिए था हिस्ट्री, उसका आपको जो है त्याग करना पड़ा। आप जो है फिल्म देखने के लिए जा सकते हो, आप मैच खेलने के लिए जा सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि भी मैच खेलना आपके लिए द बेस्ट है, तो आप जो है फिल्म का त्याग करोगे, यानी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है
वो आप छोड़ दोगे, तो मैच खेलने की जो अवसर लागत है वो उस फिल्म का त्याग है। तो इस प्रकार से जब एक वस्तु के उत्पादन के बारे में निर्णय लिया जाता है, तो दूसरी जिस वस्तु का प्रोडक्शन हम कर सकते थे, उसका जो मूल्य है वो पहली वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है। डेफिनेशन आप देखते हैं फर्गूसन के अनुसार, वस्तु x की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करने की अवसर लागत y की वह मात्रा है जिसका त्याग करना पड़ता है ताकि साधन का प्रयोग जो है y वस्तु के स्थान पर x वस्तु के उत्पादन में किया जा सके। यानी x वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमने जो साधन जो y में से निकाले, उसके कारण y का जितना उत्पादन कम होता है, वही जो मात्रा है वो x वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत है। मान लीजिए कि हम जो x की 10 इकाइयों का प्रोडक्शन कर सकते हैं और y की 8 इकाइयों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हमने जो है x का उत्पादन करने का निर्णय लिया, तो x की 10 इकाइयों की जो अवसर लागत है वो y की 8 इकाइयाँ है, क्योंकि इस 8 इकाइयों का जो हमें त्याग करना पड़ा है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, इसको अपन डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। सपोज कि इधर अपन ने x वस्तु ले ली और इधर अपन ने y वस्तु ले ली। ये x1, x2, y1, y2, यानी जब अपन ने x1 का उत्पादन बढ़ाया तो उसके लिए हमें y की इतनी मात्रा का त्याग करना पड़ा। तो ये जो मात्रा त्याग की जाती है, यही जो मात्रा है वो अवसर लागत है x के उत्पादन की। तो इसके साथ हमारा जो ये आज का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर अपन ने कॉस्ट के बारे में और टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया, वो समाप्त होता है। धन्यवाद।